हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। बच्चों, आज हम क्लास 8 का एक महत्वपूर्ण लेसन संसाधन लेकर आए हैं, जिसमें हम धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ेंगे और संसाधन संरक्षण क्या है वो भी पढ़ेंगे। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन की परिभाषा क्या है वो भी पढ़ेंगे और उन संसाधनों के जो प्रकार हैं और उन प्रकारों के अंदर भी और कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, आज हम संसाधन टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक के आधार पर हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे किसकी बच्चों? संसाधन की। किसकी पढ़ेंगे? संसाधन की। तो संसाधन की परिभाषा को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन परिभाषा को देखें। वे सभी पदार्थ व वस्तुएं जिनका उपयोग आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव करता है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। सीधी भाषा में बोले तो बच्चों, वे सभी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की क्या करे? पूर्ति करे, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे बच्चों, हम स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, तो इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं कि टीचर को जब पढ़ाने की जरूरत होती उस समय किसकी जरूरत पड़ती है? कलम की। बिना कलम से वो ना किसी श्याम पट पर कुछ लिख पाएगा और ना आप कुछ समझा पाएगा। तो मेरी आवश्यकता क्या हुई बच्चों? कलम। और आप स्टूडेंट हो तो आपकी आवश्यकता क्या हुई? पुस्तक हुई, कलम हुई, या तक कि और बहुत सारे जो ऐसे उपकरण जो आपके शिक्षा में काम आ रहे हैं वह सभी तत्व या उपकरण वो आपकी आवश्यकता की क्या करे? पूर्ति करे। जो एजुकेशन के लिए हो वो आपका क्या कहलाएंगे बच्चों? संसाधन कहलाएंगे। तो आपको मालूम हो गया कि संसाधन क्या है। संसाधन व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करता है। किसको पूरा करता है बच्चों? व्यक्ति की जरूरत को। अब हम देखेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार में बटे हुए। पहला संसाधन प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यदि हम बच्चों समझाए जाए तो वे प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उसे मनुष्य के द्वारा उसका संशोधन नहीं किया जाता है। याद रखना बच्चों, ये संसाधन किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उसे मनुष्य के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं लेकिन मनुष्य द्वारा उसे रूप परिवर्तन करके, अन्य रूपों में परिवर्तन करके नई नई वस्तु का क्या करता है? निर्माण करता है। उसे क्या कहता है? मानव निर्मित संसाधन। मानव संसाधन वे संसाधन जिसमें मानव अपने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में क्या करते हैं बच्चों? योगदान करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मानव संसाधन। तो आपको बच्चों क्या मालूम हुआ? संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार कितने हैं। तो संसाधन की आपको परिभाषा मैंने बता दी है और प्रकार कौन कौन से हुए? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। पहला कौन सा बच्चों? नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। यदि बच्चों आपको पूछा जाए कि नवीकरणीय संसाधन क्या है तो सीधा सा परिभाषा है या सीधी सी परिभाषा है कि वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यदि अपन को पूछ लिया जाए अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं तो बच्चों इसकी भी परिभाषा सिंपल है। ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सके उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मैं आपको पहले नवीकरण का संसाधन का उदाहरण बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन उदाहरण ले लेते हैं, जैसे स्नान करने का पानी। स्नान करने का जो पानी है उसका उपयोग हम बागवानी में ले सकते हैं या फिल्टर करके अन्य गतिविधियों में उसका उपयोग ले सकते हैं। तो इसका मतलब यह इसका क्या हो रहा है? नवीकरण होता है। काफी बार आपने देखा होगा लोहे का दरवाजा बनाया जाता है और उसको हम पुनः परिष्कृत करके या उनको फिर से गलाकर अन्य वस्तु का निर्माण कर देते हैं। जो पूर्ण चक्र में प्रक्रिया चलती है वो सब किसमें आता है बच्चों? नवीकरणीय संसाधन में।
और यदि बच्चों हम अनवीकरण संसाधन के उदाहरण समझे तो देख लीजिए, यदि अपन कोयले को जलाते हैं, क्या जलाते हैं बच्चों, कोयले को जलाते हैं तो उसके राख बनती है, क्या बनती है, राख। क्या राख से वापस कोयला बन सकता है क्या, नहीं बच्चों, नहीं बन सकता। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप मोटरसाइकिल में डालते हो, कार में डालते हो, आपने देखा होगा बहुत सारे वाहनों में आता है। क्या वाहनों के द्वारा उन पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग करने के बाद क्या वो पुनः वापस बन सकता है क्या, नहीं। इसलिए ऐसे संसाधन जो समाप्त होते हैं वो तो गए अनवीकरण, जो समाप्त नहीं होकर पुनर्रूप में या पुनर्पूरित या नवीकरण होकर उसका उपयोग में लाया जा सके वो हो गया नवीकरण। अब हम बच्चों प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन का प्रथम प्रकार है, उनकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन की यदि परिभाषा पूछी जाए बच्चों तो सीधी सी परिभाषा है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वापस बच्चों एक बार मैं पुनः परिभाषा रिपीट कर देता हूं, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सीधी भाषा में देखें तो ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जैसे ही प्रकृति में जिस तरह से हमें प्राप्त हुए उसमें कोई ज्यादा संशोधन ना करके वैसे ही उसका उपयोग में कर लिया जाता है, तो क्या कहलाता है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन। अब बच्चों आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे अपन सब्जियां होती है, क्या होती है, सब्जी होती है। तो सब्जी अपन को प्रकृति में जैसे ही मिलती है वैसे हम थोड़ा सा संशोधन करके उसका क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। इसके अलावा अपन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें जैसे प्रकृति से मिलती है वैसे इसका उपयोग कर लिया जाता है। जैसे ऑक्सीजन है, जैसे प्रकृति से मिली हमें वैसे ही उसको क्या कर लिया, उपयोग में लेकर आ गए। इसमें कोई प्रकार का ज्यादा संशोधन हमने नहीं किया। अब हम बच्चों यदि इसके उदाहरण देखें तो वायु जैसी मिली वैसे हमने उपयोग कर लिया। जल है, जैसा मिला उसमें थोड़ा सा फिल्टर करके हमने पानी को पी लिया, उसमें जो कीटाणु थे या कोई अन्य प्रकार के तत्व थे उनको हमने फिल्टर किया और बाकी जल वैसे के वैसे हमने क्या कर लिया, उपयोग कर लिया। मिट्टी है, जैसे हमें जरूरत हुई थोड़ा बहुत उसके अंदर हमने प्रोसेस किया और उसका उपयोग में ले लिए। और खनिज जो संसाधन में जैसे लोहा प्राप्त हुआ तो लोहे से अपन कोई आकार की वस्तु बना सकते हैं लेकिन लोहे को चेंज नहीं कर सकते। जैसे प्रकृति से प्राप्त हुआ वैसा का वैसा प्रयोग में आ गया। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं बच्चों, प्राकृतिक संसाधन के। कौन कौन से, वायु, जल, मिट्टी, खनिज। यदि हम प्राकृतिक संसाधन को देखते हैं तो प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों, दो भागों। कितने भागों में बांटा गया बच्चों, दो भागों। पहला जो भाग है वो है नवीकरणीय संसाधन। मैंने आपको पहले भी समझाया था नवीकरण क्या है, तो इसकी में हम परिभाषा भी पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला इसका बिंदु देखते हैं, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वापस बच्चों एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो रिसाइकल हो जाता है वो संसाधन क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय। अब हम अपन बच्चों दूसरा बिंदु लेते हैं, ये संसाधन असीमित होते हैं। असीमित, इसकी कोई सीमाएं नहीं होती है, जितना आप उपयोग करेंगे फिर भी वो समाप्त होने वाले नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में हम सौर ऊर्जा है, उसका कितना भी उपयोग करो वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, सूर्य से मिलती है। और सूर्य हमारा ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमारे कई वर्षों से बना हुआ है और कई वर्षों तक बना रहेगा। यदि अपन तृतीय बिंदु की बात करें बच्चों, तो तृतीय बिंदु में इन संसाधन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। ये संसाधन होते हैं प्रकृति से समान होते हैं और उस पर मानव का जो प्रभाव डालना चाहते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि इसके उदाहरण देखें, जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो सूर्य तप है उससे बनाई जाती है, वो होती है सौर ऊर्जा। और आपको मालूम है भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग कौन सा राज्य करता है बच्चों, गुजरात। कौन सा राज्य करता है बच्चों, गुजरात। याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला राज्य कौन सा हुआ, गुजरात राज्य। फिर है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा
के अंदर अपन बच्चों तेज गति से चलती हुई पवन जब पवन चक्की के पंखे को घुमाती है जिससे टरबाइन घूमता है और टरबाइन गतिज ऊर्जा को किसमें परिवर्तन कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। क्या बच्चों कभी पवन खत्म हो सकती है? नहीं, लंबे समय तक चलती हैं और उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और भारत के अंदर जो पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला जो राज्य है वो है हमारा तमिलनाडु। कौन सा बच्चों? तमिलनाडु। भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा यहाँ पर ही प्रयोग में लाई जाती है। यदि अपन भूतापीय ऊर्जा देखते हैं तो भूमि के आंतरिक भाग से निकलने वाले गर्म लावा या गर्म जल से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा राज्य है हमारा वो हिमाचल प्रदेश। कौन सा बच्चों? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा स्थान बच्चों? मणिकरण नामक स्थान है, वहां पर ये भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती। तो आपको मालूम हो गया सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्षेत्र कौन सा है? गुजरात, पवन ऊर्जा का तमिलनाडु और भूतापीय ऊर्जा का हिमाचल प्रदेश का मणिकरण नामक स्थान। अब हम बच्चों दूसरा प्रकार पढ़ते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनर्नवीकृत या पुनर्पूरित नहीं कर सकते। तो इसकी यदि परिभाषा देखते हैं बच्चों, वे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद उनको पुनर्नवीकृत अथवा पुनर्पूरित नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था, कोयले को जलाने के बाद राख बनती है, उससे पुनः कोयला नहीं बनाया जा सकता। तो यही उदाहरण इस पर होता है। जैसे कोयले को जलाया, राख बनी, नहीं बना कोयला, तो इसको एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ला सकते। यदि बच्चों इसके द्वितीय बिंदु की बात करें, ये संसाधन सीमित होते हैं। यदि आपने देखा होगा पेट्रोलियम है, कोयला है, गैस है, उनकी भंडारण क्षमता क्या है? निश्चित है। यदि अपन लंबे समय तक अधिक दोहन करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। लेकिन नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वो असीमित होते हैं बच्चों। जितना उपयोग करोगे उतना उपयोग आप करते रहोगे, फिर भी ये समाप्त नहीं होंगे। यदि बच्चों इनके उदाहरण की बात करें तो अनवीकरणीय संसाधन के जो उदाहरण है जैसे कोयला, मैंने आपको उदाहरण में समझाया था, कोयले को जलाएंगे तो राख बनेगी, राख से पुनः कोयला नहीं बनेगा। तो ये कौन सा? कोयला। दूसरा कौन सा है? पेट्रोलियम। आपको मैंने पहले उदाहरण बताया था, यदि पेट्रोल को वाहनों के अंदर जलाते हैं तो क्या वो जला हुआ पेट्रोल फिर से पेट्रोल बन सकता है क्या? नहीं, एक बार उपयोग हुआ तो दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। प्राकृतिक गैस जो आप अपने घर के अंदर चूल्हे के अंदर प्रयोग करते हो या फिर वाहनों के अंदर भी प्रयोग किया जाता है, तो क्या चूल्हे या वाहनों के अंदर जो आपने गैस प्रयोग की है क्या वो पुनः वापस गैस का रूप धारण कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संसाधन एक बार उपयोग हुए तो उसका पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सके, वो संसाधन क्या हुए? अनवीकरणीय संसाधन। आपको मालूम भी है वाहनों के अंदर जो गैस प्रयोग होती है वो होती है CNG। कौन सी होती है बच्चों? CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और चूल्हे के अंदर अधिकतर जो गैसें होती है उसमें सबसे ज्यादा पदार्थ कौन सा होता है? CH4 का, मेथेन का। तो इसमें आपको याद रखना है कि वाहनों के अंदर गैस अलग प्रयोग होती है और चूल्हे के अंदर जो गैस उपयोग करते हैं वो क्या होती है? अलग होती है। अब हम बच्चों देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। देखो, प्राकृतिक संसाधन को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला भूभाग। देखो, भूभाग की जो स्थिति होती है वही उस क्षेत्र के खनिज को निर्धारण करती है। भूभाग की जो स्थिति होती है वही उस क्षेत्र के खनिज को क्या करती है बच्चों? निर्धारण करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में राजस्थान की जो भूभाग की स्थिति अलग है और झारखंड की अलग है। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर चट्टानी, पत्थर, इस प्रकार के खनिज ज्यादा पाए गए। और झारखंड के साइड देखते हैं तो कोयला है या लोहा है, इस प्रकार के खनिज बहुत ज्यादा पाए जाए। तो भूगोल के अंदर देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा है? भूभाग। दूसरा जलवायु। जलवायु है वो संसाधन को क्या करती है? प्रभावित करती है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो ठंडा प्रदेश है वहां के संसाधन अलग है, और हमारा राजस्थान है जो गर्म प्रदेश है,
या के संसाधन अलग है। दोनों के संसाधनों में क्या पाए जाते हैं? अंतर। उसका कारण क्या है बच्चों? जलवायु। क्या है कारण? जलवायु। अब देखते हैं ऊंचाई। अपन देखते हैं ऊंचाई के साथ इस संसाधन में भी क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अब हम देखते हैं बच्चों अगला जो संसाधन का प्रकार है वो है दूसरे नंबर पर मानव निर्मित संसाधन। कौन सा है? मानव निर्मित संसाधन। तो इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके अन्य प्रकार के मशीन, पुल, सड़क, वाहन जैसे वस्तुओं व उपकरणों का निर्माण करना ही मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मतलब मानव के द्वारा जिन प्रकार के या किसी भी प्रकार के संसाधन का निर्माण करता है उसे को क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के रूप में आपको उदाहरण देता हूं कि अपन को लिखने के लिए जो कलम चाहिए उसका भी निर्माण किसने किया? मानव ने किया। तो ये भी क्या हुआ? मानव निर्मित संसाधन। अगला प्रकार हम देखते हैं मानव संसाधन। क्या है? मानव संसाधन। हम एक मानव संसाधन है जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो होते नहीं है, कुछ होते हैं। जैसे हम पहले परिभाषा देखते हैं फिर आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं। मानव संसाधन वे लोग जो अपने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी, कितने तत्व है बच्चों? 3, ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उसे मानव संसाधन कहते हैं। कौन कौन से तत्व है बच्चों? ज्ञान और कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके क्या करते हैं? देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। जैसे बच्चों मैं एक टीचर हूं और आप स्टूडेंट हो, तो टीचर होता है वो देश के अंदर अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। जबकि बच्चों आप होते हैं अपने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी किसी प्रकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हो और इसलिए आप अभी वर्तमान में संसाधन नहीं हो, लेकिन भावी संसाधन के रूप में आप जाने जाते हो। और हमारे जो बूढ़े पेरेंट्स हैं वो भी मानव संसाधन के अंदर अब नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उनकी बीमारी, उनके स्वास्थ्य तथा विभिन्न प्रकार के खर्चे उन पर करने पड़ते हैं, बल्कि देश के विकास में उनका योगदान अब खत्म हो चुका है। इसलिए जो देश के आर्थिक विकास ज्ञान और कौशल प्रौद्योगिकी द्वारा करता है वही मानव संसाधन कहलाता है। अब बच्चों हम अगला बिंदु लेते हैं मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास की यदि आपसे परिभाषा पूछ ली जाए बच्चों तो इसमें सीधी सी परिभाषा है मानव द्वारा अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना। देखो मनुष्य द्वारा जो वस्तु का निर्माण कर रहा है उनकी निर्माण की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनके कौशल में परिवर्तन करना या उनका विकास करना या सुधार करना क्या कहलाता है? मानव संसाधन। एग्जाम्पल के रूप में मैं उदाहरण बता रहा हूँ। पहले जब हस्तकला थी उस समय वस्तु को निर्माण हाथों के द्वारा होता था, तो आप अंदाज लगा सकते हो बच्चों पूरे दिन के अंदर व्यक्ति 4 से 5 कोई प्रकार की वस्तु बना सकता था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए बच्चों तो तकनीकी के द्वारा मशीनरी बन गई है और वही व्यक्ति आज पूरे दिन के अंदर 100 से 200 वस्तु का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके कौशल में क्या हो गया? सुधार हो गया, जिसके कारण जो पहले वस्तु का निर्माण कर रहा था अब उनके निर्माण की क्षमता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब अगला टॉपिक है हमारा संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या है? इनकी यदि आपको परिभाषा पूछ ली जाए तो सीधी सी परिभाषा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता बच्चों? संसाधन संरक्षण। मतलब वर्तमान में इस प्रकार संसाधनों का अपने सोच समझ कर उपयोग करना तथा नवीकरण के लिए समय देना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। अब हम कौन से बिंदु लेंगे बच्चों? संसाधन संरक्षण की विधियां। और मैंने संसाधन संरक्षण की 3 विधियों का उल्लेख किया बच्चों। कितने विधियों का? 3। पहली विधि है संसाधनों का पुनर्चक्रण करना, रिसाइकल करना। रिसाइकल का मतलब होता है संसाधनों को बार बार उसका रूप परिवर्तन करके उसे उपयोग में लाना, वो होता है रिसाइकल मतलब पुनर्चक्रण। यदि अपन बच्चों सेकंड बिंदु की बात करें अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना। अनवीकरणीय संसाधन हमने पहले पढ़े थे, वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, जबकि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद
पुनः उपयोग में लाया जा सके। तो बच्चों, अपन को समाप्त होने वाले संसाधनों का उपयोग ना करके ऐसे संसाधनों का उपयोग करना है जो कभी समाप्त होने वाले नहीं है। जैसे अपन ऊर्जा के लिए कोयला, पेट्रोलियम गैस का उपयोग करते हैं, उसके स्थान पर यदि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूताप ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा। अगले बिंदु की बात करें बच्चों, संसाधनों को निष्कासन में उस तकनीकी का प्रयोग करें। जब आप जमीन से खनिज को बाहर निकालते हो, उसमें यदि आपकी टेक्नोलॉजी हाई लेवल की होगी तो उस समय उस संसाधनों का उपयोग या जो दुरुपयोग है वो कम से कम होगा। अब अपन लेते हैं बच्चों अगला बिंदु, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास की यदि आपको परिभाषा पूछी जाए तो सीधे सी परिभाषा है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ भावी पीढ़ी के लिए संसाधन को बचाकर रखना। मतलब ये बात कहा गया कि इसमें वर्तमान आवश्यकता के संसाधन का प्रयोग करें और भावी पीढ़ी के लिए बचाकर रखा जाए। ये जो परिभाषा या इसके बारे में सोच है वो एजेंडा 21 में की गई। एजेंडा 21 के अंदर सम्मेलन हुआ था, द्वितीय प्रति सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर ये सारी बात हुई थी। और सतत पोषण विकास के बारे में गांधी जी ने भी कहा था कि वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचाए रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी सुखी और विकास करती हुई दिखाई देगी। यदि हम बच्चों एक शब्द है पेटेंट तकनीक से संबंधित है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। मतलब कोई भी विचार हो या कोई वस्तु का नया आविष्कार हो गया हो तो उस पर केवल उसी का अधिकार हो, वो क्या कहलाता है? पेटेंट। क्या है? पेटेंट। मान लो एग्जाम्पल के रूप में वर्तमान में कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है और यदि कोई देश से संबंधित कोई मेडिसिन तैयार कर लेता है और वो सोचता है कि मैं इसको बनाऊंगा, कोई देश नहीं बनाएगा, तो उस प्रकार का अधिकारी क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पेटेंट कहलाता है। अब अगला बिंदु है प्रौद्योगिकी। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी वस्तु को बनाने या विचार करने के लिए नई नई आइडियाज, नई नई प्रौद्योगिकी, नए नए ज्ञान का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस तरह बच्चों आज हमने 8th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संसाधन था, उसके प्रत्येक बिंदु को हमने समझा, रखा और आपको मैंने विश्लेषण शास्त्र का अध्ययन कराया और मैंने प्रत्येक बिंदु के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के आधार पर उनकी परिभाषा का विश्लेषण भी किया। तो आज हमने बच्चों 8वीं क्लास का जो संसाधन पाठ है वो समाप्त हो गया है। थैंक यू।